नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समाजवाद और साम्यवाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके आदर्श उत्तरों को, वो भी सबसे सरल और याद रहने वाली भाषा में। लॉन्ग टाइप के प्रश्नों का उत्तर हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति से पहले किसानों की स्थिति कैसी थी? तो रूसी क्रांति से पहले वहाँ के ज़्यादातर लोग किसान थे, लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब थी। ज़मीन अमीर लोगों को थी और किसान उनके लिए बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे। साथ साथ उन्हें बहुत से टैक्स देने पड़ते थे किसानों को, और अपने खेतों में भी पुराने तरीके से वह खेती करते थे किसान। जब 1861 में बंधुआ मजदूरी खत्म कर दी गई, तब भी किसानों की हालत नहीं सुधरी, क्योंकि उन्हें ज़मीन के बदले सरकार को पैसे देने पड़ते थे। तो इस तरह किसान जो था गरीबी और कर्ज में फंसा रहता था। कब? तो रूसी क्रांति से पहले। आगे प्रश्न है, लेनिन के जीवन एवं उपलब्धियों की समीक्षा करें। या इन्हीं प्रश्न को हम ऐसे कह सकते हैं, रूस के नवनिर्माण में लेनिन के योगदान का विवरण दें। रूस के जो नवनिर्माण में लेनिन का क्या योगदान था, उनका हमें वर्णन करना है। तो सबसे पहले लेनिन का जन्म 10 अप्रैल 1870 ईस्वी में वोल्गा नदी के किनारे स्थित सिम्ब्रक नामक स्थान पर हुआ था। लेनिन का जन्म कब हुआ था? 10 अप्रैल 1870। कहाँ? तो सिम्ब्रक नामक स्थान पर। उनके पिता एक शिक्षक थे। लेनिन के पिता एक शिक्षक थे। पिता की मृत्यु के बाद लेनिन का जो पालन पोषण उनकी माता ने किया। लेनिन पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय से वकालत की शिक्षा प्राप्त की, और विद्यार्थी जीवन से ही लेनिन कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से प्रभावित थे। लेनिन के जो बड़े भाई थे, जारशाही सरकार ने उसे फांसी दे दी थी, जिससे लेनिन के मन में जार शासन के प्रति गहरा विरोध उत्पन्न हुआ। साम्यवादी विचारों के प्रचार के कारण लेनिन साम्यवादी विचारों का ज़्यादातर प्रचार किया करते थे। तो साम्यवादी विचारों के प्रचार के कारण उन्हें देश से निकाल दिया गया और वे स्विट्जरलैंड चले गए। वहाँ रहकर उन्होंने रूस के क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन किया। फिर 1917 में लेनिन रूस लौटा और अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किया। इसके परिणाम स्वरूप जार शासन का अंत हुआ और रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। तो इस प्रकार जब रूस में क्रांति हुई, तो इसके बाद जब जार का शासन खत्म हुआ, तो लेनिन ने रूस के नवनिर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए। पहला कार्य था शांति की स्थापना, यानी प्रथम विश्व युद्ध से रूस को अलग करना ही इनका मुख्य कार्य था। दूसरा कार्य था संपूर्ण सत्ता बोल्शेविक दल के हाथों में करना। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य था भूमि किसानों में बांटी गई और उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया गया। साथ साथ विदेशी हस्तक्षेप पर रोक भी लगाई गई। और पांचवा कार्य था आर्थिक व सामाजिक सुधार करना। इसके बाद अंततः 1924 ईस्वी में अस्वस्थता के कारण लेनिन की मृत्यु हो गई। तो ये था रूस के नवनिर्माण में लेनिन के प्रमुख कार्य। आगे प्रश्न है जो लघुत्तरीय प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, नई आर्थिक नीति क्या है? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति के बाद जब सरकार ने सभी उद्योगों, कारखानों और जमीनों पर नियंत्रण कर लिया,
तो लोगों में असंतोष फैल गया। लोगों में असंतोष फैलने का मुख्य कारण था कि वहाँ सरकार के हाथों में उद्योग, कारखाना और जमीन पर नियंत्रण बना रहा। तो किसानों और मजदूरों की स्थिति इससे क्या हो गई? खराब हो गई। पहले तो खराब थी ही और खराब होने लगी। 1920-21 में रूस में भारी अकाल पड़ा और उत्पादन भी बहुत घट गया, जिसके कारण इस स्थिति को सुधारने के लिए लेनिन ने 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू की। जो नई आर्थिक नीति लागू की गई, तो इस नीति के अंतर्गत उन्होंने कुछ नियम बनाए, जिसमें किसानों को अपनी ज़रूरत से बचा हुआ जो अनाज था उसे बाजार में बेचने की अनुमति दी गई। छोटे उद्योगों को निजी तौर पर चलाने की छूट दी गई। बड़े उद्योग, बैंक और विदेश व्यापार पर राज्य का नियंत्रण बना रहा। मुद्रा का फिर से चलन शुरू हुआ, जिससे क्या हुआ? व्यापार बढ़ा। तो नई आर्थिक नीति के तहत क्या हुआ? धीरे धीरे कृषि, उद्योग, व्यापार और जनता की आय में सुधार हुआ और लोगों में सरकार के प्रति क्या हुआ? भरोसा बढ़ा और देश की अर्थव्यवस्था भी क्या हुई? ठीक ठाक होने लगी। अब उसी से मिलता जुलता प्रश्न है, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी कैसे? तो साम्यवादी क्रांति के बाद रूस में आर्थिक संकट गहराता जा रहा था। उत्पादन घट गया था और जनता में असंतोष फैलने लगा था। तो ऐसी परिस्थिति में लेनिन ने 1921 ईस्वी में एक नीति बनाई, जिसे कहते हैं नई आर्थिक नीति। यह नीति पूर्णतः समाजवादी न होकर मार्क्सवादी सिद्धांतों से कुछ हद तक समझौता थी, क्योंकि इसमें पूंजीवादी तत्वों को भी स्थान दिया गया था, जिसके अंतर्गत किसानों को बाजार में अनाज बेचने की अनुमति दी गई थी। छोटे उद्योगों में निजी स्वामित्व की अनुमति दी गई। जिन उद्योगों में 20 से कम कर्मचारी थे, उन्हें निजी रूप में चलाने की आज़ादी दी गई। साथ साथ जो निजी व्यापारी को विदेशी व्यापार करने की अनुमति भी दी गई। अतः यह नीति पूर्णतः साम्यवाद से हटकर मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर एक कदम थी। तो इस प्रकार यह नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों को एक साथ लाकर उनके साथ व्यवहारिक समझौता करना उनकी यह नीति थी। आगे प्रश्न है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? तो रूस में जब बोल्शेविकों की सरकार बनी, तो साम्यवाद एक नई व्यवस्था बन गया। इसमें अमीर लोगों और जमींदारों की जमीन लेकर किसानों में बांट दी गई। मजदूरों को कारखानों का हक मिला और सरकार ने बैंक, रेल और खदानों का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया। औरतों को भी पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए। तो इस तरह साम्यवाद ने बराबरी पर आधारित नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बनाई। अब आगे प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त किया, स्पष्ट करें। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार ने क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि युद्ध के दौरान रूस को भारी नुकसान हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध के दौरान रूस को भारी नुकसान हुआ, जिसमें लाखों सैनिक मारे गए। देश में भूखमरी तथा महंगाई बढ़ गई। सैनिकों के पास आधुनिक हथियार की कमी थी, जिससे क्या हुआ? उनका मनोबल टूट गया। इधर जार निकोलस द्वितीय और उनकी पत्नी जरीना शासन प्रशासन की वास्तविक स्थिति से अनजान बने रहे। जरीना पर भ्रष्ट पादरी रास्पुतिन का प्रभाव बढ़ गया था, जिससे क्या हुआ? सरकार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।
परिणाम स्वरूप जनता में असंतोष जगा और 1917 की रूसी क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।